After doing the plural sense, after studying the plural sense of statistics, let's discuss what we mean by singular sense of statistics. Okay, statistics as a in a singular sense is discussed as a method. Okay, it is a method of dealing with numerical facts. ठीक है, it is collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. तो numerical data तो है दोनों जगह, चाहे plural sense हो चाहे singular sense हो, दोनों जगह ही numerical data की बात हो रही है. You cannot say कि plural sense में हम लोग quantifiable data की बात कर रहे थे और singular sense में हम लोग qualitative data की बात कर रहे हैं. नहीं, क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिफाइबल क्वांटिटेटिव डेटा की ही बात हो रही है, जिनको आप न्यूमेरिकल सेंस में एक्सप्रेस कर सकते हो. लेकिन वहां पे हम लोगों ने उसको अलग सेंस में पढ़ा था, है ना, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, जिसका प्री डिटरमिन्ड पर्पस था, जिससे आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे. यहाँ पे आप उसको एज अ मेथड पढ़ रहे हो. ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स को एक मेथड के फॉर्म में पढ़ रहे हो. ओके, मेथड ऑफ डीलिंग विथ न्यूमेरिकल फैक्ट, जो आपने फैक्ट कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, उसको उससे किस तरह से आपको डेटा को हैंडल करना है, डेटा से डील करना है. ठीक है, वो मेथड जो होता है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं सिंगुलर सेंस में. क्या मेथड्स लगाते हैं उस डेटा को एनालाइज करने में, स्टडी करने में. ओके, तो सारे स्टेप्स जितने हैं जो मैंने आपको टूल्स में बताए थे, इट इज अ कलेक्शन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, अब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं एक एक करके. फीचर्स में देखिए, सिंगुलर सेंस में जब हम बात करें मेथड के रूप में, जब हम स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा है. ओके, कलेक्शन ऑफ डेटा एक प्री डिटरमिन्ड पर्पस के लिए किया गया है, और उसमें बहुत सारे, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो आप करते क्या हो, यू हैव टू इंक्वायर, यू हैव टू आस्क, है ना, इंक्वायरीज होती है, आप डेटा को तभी कलेक्ट करते हो, आप पूछते हो, है ना. एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव, आप क्या मेथड अप्लाई कर रहे हो, क्या टेक्निक अप्लाई कर रहे हो डेटा कलेक्शन के, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा को कलेक्ट करने का, आप किस पर्पज से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो. तो जो पर्पज है उसी के बेसिस पे आप मेथड अप्लाई करते हो कलेक्शन का. ठीक है, तो सब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए कोई पुलिस की इंक्वायरी है ना, तो वहां जब डेटा फैक्ट कलेक्ट हो रहा है तो उनका पर्पस है टू एस्टैब्लिश सम ट्रूथ, है ना. तो उस समय व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मोस्टली दे स्टिक टू इंक्वायरीज, है ना, एंड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो डेटा को कलेक्ट करने का तरीका उनका वो रहता है. तो वो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना. उसी तरह से जब मैंने कहा था कि जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस जब हो रहा है, तो उस समय डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, पॉपुलेशन को की काउंटिंग, है ना, एंड उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है बहुत सारी कि पॉपुलेशन को क्या क्या सुविधाएं देनी है ना. तो सुविधाओं को देने के लिए पॉपुलेशन कितनी है जानना जरूरी है, उसके लिए डेटा जो कलेक्ट होता है ना, तो वो पर्सनल इंक्वायरी के बेसिस पे होता है ना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड में जाके डेटा कलेक्ट होता है. तो जब डेटा कलेक्ट करने चलते हैं उस समय भी किस मेथड से डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, वो इस पर्पस पे, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है डेटा को कलेक्ट करने का, है ना, आप किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है. जब आपका पर्पस, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि किस पर्पस से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ही कलेक्शन का मेथड भी डिसाइड हो जाता है. ओके, देन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को सॉर्टिंग करना, ठीक है, ग्रुप में डालना, क्लासिफाई करना. ओके, तो एडिटिंग करना, ये सारा काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना. ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, जो अरेंजिंग द डेटा. एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सम सूटेबल मैनर, जैसा डेटा है उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट किया जाता है ना. कुछ डेटा को ग्राफ के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ डेटा को आप टेबुलर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, है ना. कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको आप चार्ट, अलग अलग तरीके के चार्ट के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो, है ना. कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको टेक्स्ट के फॉर्म में आप रखते हो, उनको आप टेबल में या ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको टेक्स्ट के रूप में ही रखना पड़ेगा. तो वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है ना. जैसा डेटा होगा उसका प्रेजेंटेशन उसके हिसाब से होगा.
जिस तरह का आपका डेटा है उसी की तरह, उसी हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन होगा, कि वो ग्राफ के फॉर्म में होगा, टेबुलर फॉर्म में होगा, चार्ट के फॉर्म में होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, टेबल के फॉर्म में होगा। ये सारी चीज डेटा पे ही डिपेंड करती है। ओके, एंड देन एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स मैथमेटिकल टेक्निक्स आर अडॉप्टेड टू स्टडी द डेटा। अब जब डेटा प्रेजेंट हो गया है, अब उसकी स्टडी हो रही है, तो उसमें क्या टेक्निक्स लगती है, कैसे आप स्टडी करते हो डेटा को, मैथमेटिकल टेक्निक्स यहाँ पे अडॉप्ट की जाती हैं। ओके, एंड जनरली इन स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हम लोग मेथड अडॉप्ट करते हैं। एक तो सेंट्रल टेंडेंसी, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, मीन मीडियन मोड, है ना, एवरेजेस एंड वेटेड एवरेजेस, ये सारी चीजें बेसिस पे। फिर आप आगे जाके पढ़ोगे डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, है ना, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स। So these are the various ways, okay, mathematical you can say टेक्निक्स है जिनके बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो डेटा कलेक्टेड डेटा की। ओके, एंड देन लास्टली यू इंटरप्रेट इट, यू ड्रॉ द कंक्लूजन। आप फिर डिसाइड करते हो उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, कि मैंने जो पर्पस था आपका, अब उसके हिसाब से आप रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हो, है ना। सो इंटरप्रिटेशन मीन्स इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, इट इन्वॉल्व्स स्किल, इट इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस, है ना। तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक स्किल्ड पर्सन ज्यादा अच्छे से डेटा को सही तरह से इंटरप्रेट कर पाएगा, है ना। जो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, तो वो किस बेसिस पे होता है, इट नीड्स थिंकिंग, एक्सपीरियंस, स्किल। ओके, सो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ, यू कैन से डेटा, can say data collection, organization, presentation, analysis and interpretation। ये सारे steps involved होती हैं जब डेटा, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी methods है। okay, and these are the this is what we see when we discuss statistics as a in a singular sense। okay, singular sense में जब हम statistics को पढ़ रहे हैं तो एक मेथड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, और ये सारे उसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज आवर थर्ड टॉपिक ऑफ दैट इज टू बी कवर्ड। सो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो हम लोग जानेंगे, है ना। स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, मतलब कि वो साइंस है कि वो आर्ट है ना। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव है या इन्फरेंशियल है। ओके, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम। एंड देन लिमिटेशंस, मतलब क्या डिसएडवांटेजेस है। ये स्टैटिस्टिक्स का स्कोप है। स्कोप मतलब इस रेंज के अंदर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हो जाता है कि वेदर इट इज अ साइंस, ओके, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट। तो most of the economists or most of the scientists are of the belief, okay, are of belief that statistics is both a science as well as an art। क्योंकि साइंस क्यों है वो, क्योंकि साइंस हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज होती है ना, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में यू सी ऑल द मैथमेटिकल methods and techniques are used to analyze the data, न्यूमेरिकल डेटा, है ना। तो पूरा जो टेक्निक्स वगैरह यूज हो रहा है, ये सब क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स है। सो वी कैन कंक्लूड कि इट इज अ statistics is a science, okay, in some sense, because mathematical techniques are used, scientific methods are used in statistics। दूसरी चीज है कि it is also at the same time an art। why it is an art? क्योंकि आर्ट में आप जानते हो टेक्निक्स जो यूज होती है प्रेजेंटेशन की, है ना, टू प्रेजेंट समथिंग, टू अरेंज समथिंग इन अ बेटर मैनर। तो स्टैटिस्टिक्स में आप देखिए कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। ऑल दो थिंग्स रिक्वायर सम काइंड ऑफ आर्ट, है ना। उसमें आर्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पे टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो we can conclude that science as well as an art। ठीक है, statistics जो है साइंस भी है, आर्ट भी है। it is both a science as well as an art। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इसका नेचर क्या है, तो आप बताओगे कि वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें मैथमेटिकल
इन्फरेंसेस टेक्निक्स यूज होती है, उसके बाद इन्फरेंस ड्रॉ किया जाता है, कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, साइंटिफिक मेथड्स यूज होते हैं। और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जो टेक्निक्स वगैरह यूज होती है बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आर्ट में यूज होती है। ओके, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर है, मतलब जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो वो डिस्क्रिप्टिव है या वो इन्फ्रेंशियल है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव से मतलब यह है कि जब आप कलेक्शन है ना, डेटा जो है वो आप उसमें डेटा कलेक्शन, डेटा का प्रेजेंटेशन और डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर में आता है ना। प्रेजेंटेशन, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर में आता है, ठीक है, जिसमें आप डिटेल्स में जाते हो। लेकिन इन्फरेंशियल जो है, इन्फरेंशियल सब्जेक्ट मैटर वो है जिसमें आप कंक्लूजन से रिलेटेड बात हो रही है, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की बात हो रही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दोनों ही होता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, इन्फरेंशियल भी होता है। डिस्क्रिप्टिव जहाँ कलेक्शन वगैरह की बात हो रही है, और इन्फरेंशियल जहाँ पे आप इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हो, जहाँ पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, ठीक है। एंड देन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस डिसएडवांटेजेस क्या है स्टैटिस्टिक्स से। दिस एरिया वी विल डू सेपरेटली because we have taken it as a separate point in our topics that we will cover today. Okay, so before limitations, let's discuss the fourth topic, that is function. Okay, we will do it serially. So limitations last में करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग आ जाते हैं फंक्शंस में। तो हमने देखा कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या देखने वाले स्टैटिस्टिक्स के अंदर, पहले उसका नेचर है कि वो क्या है, साइंस है कि आर्ट है, क्या नेचर है। फिर सब्जेक्ट मैटर, हम लोग उसमें क्या पढ़ने वाले, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर है कि इन्फरेंशियल है, और उसके बाद उसका लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। नाउ वी कम टू फंक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए फंक्शन में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, आपको पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है ना, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड को, है ना, उसकी एक्सटेंट को जानने के लिए, वो कितनी बड़ी है प्रॉब्लम, ये जानने के लिए आपको उसको क्वांटिफाई करना जरूरी है ना, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में डालना जरूरी है। और ये हम लोग कैसे करते हैं, with the help of statistics. So statistics helps you to find out in numerical sense, in quantity, okay, it quantifies the economic problem. Economic problem कितनी बड़ी है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है ना, उसकी एक्सटेंट क्या है, ये वो स्टैटिस्टिकल डेटा के रूप में प्रेजेंट करती है। उसके बाद ही आप उसको और तरह से एनालाइज कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके पहले आपको प्रॉब्लम की लिमिट जानने की जरूरत है ना, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट इज इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स में दोनों तरीके का कंपैरिजन होता है। मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है ना, कंपैरिजन किया जाता है। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ कंपैरिजन दोनों तरीके का होता है। इंटरसेक्टोरल मतलब सपोज करिए कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम लीजिए, है ना, तो जितने भी सेक्टर्स हैं इंडिया में, अर्बन सेक्टर है, रूरल सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, ऑल द सेक्टर्स, है ना, हर सेक्टर के हिसाब से आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी, है ना, या इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, है ना, किस सेक्टर में क्या चीज ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है कि अर्बन सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा है या सर्विस सेक्टर में ज्यादा है। तो सेक्टोरल कंपैरिजन होता है ना। उसी तरह से पॉवर्टी को भी कंपेयर किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स में, उसी तरह से इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसी तरह से बाकी चीजों को भी कंपेयर किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कंपेयर किया जा सकता है अलग अलग सेक्टर्स में। सिमिलरली इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन भी होता है। इंटरटेम्पोरल मींस ओवर डिफरेंट टाइम जोन, टाइम पीरियड, है ना, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से भी कंपैरिजन होता है कि किस पीरियड में कितना क्या था, है ना, कब पॉपुलेशन ज्यादा थी, कब पॉवर्टी ज्यादा थी, है ना। अभी हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या इंडिया की क्या सिचुएशन थी, है ना,
पॉवर्टी की स्थिति क्या थी उस समय, इनकम की क्या स्थिति थी, और यू कैन से डिजीज कैसे थे, है ना, एजुकेशन का क्या सीन था वहां पे. तो एवरीथिंग इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या हो रहा है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है ना प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. तो ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, या फिर जो 5 ईयर प्लान होते हैं, है ना, 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट बनाती है, तो हर 5 ईयर प्लान में आप कंपेयर कर सकते हो एक पर्टिकुलर चीज को, है ना, किस किस 5 ईयर प्लान में वो चीज कितनी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है. ओके, so you are basically comparing both in sectoral way as well as in intertemporal way. ठीक है, इंटर मीन्स दो चीज के बीच में, तो दो सेक्टर के बीच में कंपैरिजन होता है तो इंटर सेक्टोरल कंपैरिजन बोलते हैं. दो टाइम पीरियड के बीच में कंपेयर करते हैं तो इंटर टेम्पोरल बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब जैसे ही आपको पता चलता है कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, आप उसको स्टैब्लिश कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिफाई कर लिए कि हाँ ये चीज इतनी है ना. उसके बाद आपने कंपैरिजन भी ड्रॉ कर लिया अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग टाइम पीरियड में. नेक्स्ट यू वांट टू फाइंड आउट उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है ना, उसका रीजन क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हुई, उससे क्या इफेक्ट हो रहा है, और कैसे आप उसको डायग्नोज करोगे और कैसे आप उसको प्रॉब्लम को ओवरकम करोगे, सॉल्व करोगे. So everything is done with the help of statistics. Statistics helps you to make comparison both intersectoral and intertemporal, and statistics also helps you to establish cause and effect relationship of each type of problem. कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आप उसका कॉज मतलब उसका रीजन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है ना, उसका आउटकम क्या होगा, ये दोनों को का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो. और उसके बाद उसकी you try to find out the ways to overcome that problem, है ना. Next is construction of economic theories and models. Economic theories कहाँ से आती है, ये जो आप थ्योरी पढ़ते हो ना, जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या आप आगे जाके पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड. तो ये सब कहाँ से आ रही है, ये सारे जो लॉज हैं, ये थ्योरीज जो है इकोनॉमी. जैसे आप अभी सबसे पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक आर्ट है ना, और इकोनॉमिक्स में क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, उसके क्या रीजंस हैं, स्कैरसिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीजें स्टैटिस्टिकल स्टडीज से आ रही है ना. स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, अलग अलग टाइम पीरियड में जो स्टडी हो रही है, अलग अलग कंपैरिजन जो ड्रॉ हो रहा है, इसी के बेसिस पे इकोनॉमिक्स लोग जो हैं वो लोग अपनी थ्योरीज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. जैसे कि आप आगे जाके पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जैसे जैसे कोई चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम होती जाती है. इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड डिमांड में, है ना. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स डिमांड फॉल्स. ये एक लॉ बन गया है ना, लॉ ऑफ डिमांड. तो ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ, स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से. पहले बहुत सारा डेटा कलेक्ट हुआ, उसको स्टडी किया गया और ये ट्रेंड देखा गया कि हाँ ये हो रहा है कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है डिमांड कम होती जाती है ना. प्राइस जैसे जैसे कम होते जाता है डिमांड बढ़ती जाती है. तो ये जब ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया, ये जब स्टडी एस्टैब्लिश हो गई, इंफरेंस ड्रॉ हो गया, कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, है ना, एनालिसिस हो गई, सब हो गया, तभी तो ये थ्योरी एस्टैब्लिश हो गई, है ना. सो ऑल द इकोनॉमिक थ्योरीज ओके एंड मॉडल्स आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल स्टडीज. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मीन्स प्रेडिक्शन, है ना. आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो कि फ्यूचर में ये होगा. यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात इकोनॉमिक फोरकास्टिंग की हो रही है. इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मीन्स कि आप ट्रेंड की स्टडी कर रहे हो, है ना, उसके बेसिस पे आप बता रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. प्राइस लेवल बढ़ेगा, बढ़ने वाला लगता है कि कम होने वाला लगता है. जैसे आप स्टॉक मार्केट में देखते होगे या सुनते होगे कि शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, है ना. डिप्रेशन पीरियड चल रहा है कि बुल्स एंड बियर एंड ऑल दोस टर्म्स यू माइट हैव हर्ड, हो सकता है आपने ना भी सुना हो. लेकिन ये सारी चीजें कहाँ से आती है, अराइज कहाँ से हो रही है, ये प्रेडिक्शंस कहाँ से आ रहा है कि प्राइस लेवल बढ़ेगा या घटेगा, सोना चांदी का दाम फ्यूचर में कितना होगा, है ना, रियल एस्टेट का दाम कितना बढ़ेगा या कम हो जाएगा. ये सारे प्रेडिक्शंस, ये फोरकास्टिंग कैसे हो रही है, ये सब
स्टैटिस्टिकल स्टडी से ही हो रही है। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो मैथमेटिकल टेक्निक से, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो और आप बता रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो कि ये हो सकता है, ये होने का बहुत ज्यादा चांस है। ये एकदम श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन हाँ आप बहुत लिमिट तक आप एक्यूरेट हो, रीजनेबल एक्यूरेसी है ना आप, क्योंकि इट इज बैक्ड बाय साइंटिफिक स्टडी, है ना, एनालिसिस जो भी है वो साइंटिफिक तरीके से हो रही है, इसीलिए आप एक रीजनेबल श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, होने का चांस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी इज हाई। आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यही होगा, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि ये होने का चांस ज्यादा है ना। सो दैट इज फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह बनेंगी तो उस पे ये फोरकास्ट की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जो भी इकोनॉमिक फोरकास्टिंग होती है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट अपने डिसीजंस को बहुत ज्यादा बेस करती है ना। गवर्नमेंट को जो भी प्लानिंग करनी है फ्यूचर की कंट्री को लेके, है ना, डेवलपमेंट वगैरह, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके और फैसिलिटीज को लेके, पॉपुलेशन को क्या फैसिलिटीज देनी है, सब के लिए जो गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, टैक्स की जो प्लानिंग करेगी, क्या टैक्स का सिस्टम होगा, ये सारी प्लानिंग गवर्नमेंट कैसे करती है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। और इकोनॉमिक फोरकास्टिंग किससे हो रही है? स्टैटिस्टिक्स की मदद से हो रही है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, सेम थिंग दैट आई सेड कि इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही प्लान्स और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है उसको बेस कर रही है, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग में भी स्टैटिस्टिक्स का यू कैन से योगदान है, हेल्प है ना। एंड देन लास्टली इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके, इट इज अ स्टेट वेयर यू डू नॉट वांट टू चेंज। आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते, है ना, दैट इज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो उनको कौन सी सिचुएशन सबसे अच्छी लगती है? जहां पे उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, है ना। कंज्यूमर को कौन सी पोजीशन सबसे अच्छी लगेगी, कौन सी सिचुएशन सबसे अच्छी लगेगी? जहां पे उसका ह्यूमन वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, है ना। तो उसका सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखा जाए तो, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखा जाए तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है एज अ इकोनॉमिस्ट? आपको ऐसा लेवल अचीव करना है जहां पे ये दोनों ही बैलेंस हो, प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम भी अचीव हो सके एंड कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सके, है ना। दैट मीन्स यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एज वेल एज यू वांट टू मैक्सिमाइज द satisfaction of human wants, and this can be done with the help of statistical study, क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो और उसके बेसिस पे ही आप बहुत सारे इकोनॉमिक यू कैन से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, जिसके पॉलिसीज वगैरह बना रहे हो, जिससे आप प्रोड्यूसर्स की भी मदद कर रहे हो और कंज्यूमर्स की भी मदद कर रहे हो। ओके, सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Okay, students, we have come to the last section of our chapter. Okay, that is limitations of statistics. Okay, limitations is discussed under the nature of statistics only. Scope of statistics only. लेकिन scope of statistics में जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा limitations था, जिसको हम लोग सेपरेटली यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। Now, what are the limitations of statistics? First, limitation मतलब उसकी डिसएडवांटेजेस, है ना, कहाँ पे वो फेल हो रहा है स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट इज इट इज अ स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा ही स्टडी हो रहा है ना, सिर्फ वो जिनको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, नंबर्स। सो अदर डेटा जो है, क्वालिटेटिव डेटा को ये स्टडी नहीं करता स्टैटिस्टिक्स, सो इट इज वन बिग डिसएडवांटेज। ओके, it studies only numerical facts, it does not study the facts which cannot be expressed in terms of numbers, okay, which cannot be quantified. Second one is study of aggregate only. अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे कंपैरिजन होता है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ने शुरू से पढ़ा कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, है ना। उसके लिए एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कलेक्ट करना पड़ता है, आपको डेटा जो है ग्रुप्स में कलेक्ट करना पड़ता है। आइसोलेटेड या सिंगुलर डेटा कैन नॉट बी
यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज वहां पे आप उसका कुछ स्टडी नहीं कर सकते। एक सिंगल फैक्ट को आप क्या बोलोगे, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसका कोई से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? तो स्टडी करने के लिए आपको कुछ चीजों की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना पड़ता है और उसको स्टडी करना पड़ता है। so for that you need to have aggregate facts, है ना, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एक सिंगुलर फैक्ट या एक आइसोलेटेड कोई फैक्ट है, उससे कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है स्टैटिस्टिक्स का, इट हैज टू हैव एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एंड देन होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज अ रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी मीन्स होमोजेनियस डेटा होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। डेटा जो है एक जैसा ही होना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं मिलेगा, एक जैसा मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन सिमिलर होना जरूरी है ना। अगर सिमिलैरिटी नहीं है तो कंपैरिजन सही से हो नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स नीड टू हैव और इट रिक्वायर्स homogeneous data, okay, homogeneous or uniform data. And next is results are true only on an average. एक overall result देता है, exact result नहीं देता है कि क्या सही है क्या गलत है, ट्रूथ को establish नहीं करता exactly, है ना। वो एक आपको टेंडेंसी बताता है कि ये ट्रेंड हो सकता है, ये होने की चांस है ना, ये प्रोबेबिलिटी है, बट इट डज नॉट एग्जैक्टली एस्टैब्लिश कि हाँ यही होगा। ओके, सो इट डज नॉट गिव true results, it only gives overall or average results, ठीक है। next is without reference results may prove to be wrong, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको जाके बैकग्राउंड में जाके पता करना पड़ेगा कि जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है उसका रीजन क्या था, किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में ये कोई कंक्लूजन या इन्फरेंस ड्रॉ किया गया है ना। आपने जब एनालिसिस की डेटा की और उसका जो इन्फरेंस ड्रॉ किया, उसका कंक्लूजन निकाला, तो वो कंक्लूजन निकालने के समय क्या सर्कमस्टेंस थी, है ना। तो उस सिचुएशन को, सर्कमस्टेंस को समझना जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझोगे तो आपका जो आउटकम है, आपका जो रिजल्ट है वो रॉन्ग भी हो सकता है ना। देन इट कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। व्हाट कैन बी यूज? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आम आदमी के काम की चीज नहीं है ना। आप क्या कोई डेटा कलेक्ट करके कुछ उसको एनालाइज करके उसका कोई रिजल्ट निकाल सकते हो, इन्फरेंस कर सकते हो? नो, इट इज यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, जिनको उसके मेथड आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो भी मेथड इन्वॉल्व है कलेक्शन वगैरह का, वो सिर्फ उन्हीं लोग के काम की चीज है। इट इज नॉट यूज्ड बाय regular people, okay, or you can say it is not used by people in general. It is used only by experts who have expert knowledge about statistics and its methods. And the last one is it is prone to misuse. Misuse भी किया जा रहा है। जैसे आप कोई चीज की फैक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हो, कोई चीज के कंपैरिजन कर रहे हो, इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हो, उसी तरह से आप गलत चीजों को अभी स्टैटिस्टिक्स बना के उसको प्रेजेंट कर सकते हो। माने जो फॉल्स है, फैक्ट नहीं है, फॉल्स है, वो डेटा के रूप में आप प्रेजेंट करके उसको आप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ करके रॉन्ग फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So these are the limitations of statistics. So first one is only numerical data ही ये एनालाइज करता है, ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा यानी कि क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरी चीज है कि एग्रीगेट को ही स्टडी करता है, सिंगल फैक्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। आइसोलेटेड कोई डेटा है तो उससे कोई भी इन्फरेंस ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। होमोजेनियस डेटा चाहिए जिसको यूनिफॉर्मली स्टडी किया जा सके, कंपेयर किया जा सके। ओके, हेट्रोजेनियस डेटा जो है वो यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। रिजल्ट जो है वो एवरेज में ट्रू है, मतलब एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। जो भी आप इससे आउटकम निकालते हो वो एग्जैक्टली ट्रूथ नहीं रहता है, वो काफी हद तक टेंडेंसीज खाली बताता है, ओवरऑल रिजल्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको कोई भी चीज का आउटकम या रिजल्ट या इन्फरेंस ड्रॉ जब आपने किया है तो आपको इसके बैकग्राउंड में जाके देखना पड़ेगा कि वो किस सर्कमस्टेंसेस में ये इन्फरेंस ड्रॉ किया था, वो क्या रीजंस थे, वो क्या सिचुएशन थी, ठीक है। उन सिचुएशन की स्टडी भी करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो इन्फरेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, आपका रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन it can be used only by those people, who have skill, who have knowledge about the methods of statistics. आम आदमी के बस की बात नहीं स्टैटिस्टिक्स को यूज करना, है ना।
इसको यूज करने के लिए जो स्किल, जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए मेथड की, वो होनी जरूरी है। तो वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास होती है, इसीलिए वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ एक्सपर्ट्स लोग ही यूज करते हैं। एंड लास्टली, स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो सकता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके, गलत डेटा को गलत तरीके से प्रेजेंट करके और उसका गलत यू कैन से इन्फरेंस ड्रॉ करके भी स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जाता है। ठीक है, so these are the limitations of statistics. Now with this we come to the end of this chapter. You please go through the video properly and the related notes, okay, and complete the assignments timely. If you have any doubts, go through the book also, go through my notes also, and if you face any difficulty in any point, or if you have any doubt, any query, you can ask me. Okay, thank you.